हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का क्लास इलेवेंथ का जो हमारा नाइन्थ चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास सिक्स से लेकर के टेंथ तक की जो पॉलिटिकल साइंस है उसको कंप्लीट कर लिया है। और एम लक्ष्मीकांत का जो हमने उसमें सिक्स चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्लास इलेवेंथ की जो हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा जो संविधान है क्या वो एक जीवित दस्तावेज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संविधान कहते किसे, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम कहते किसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक प्रतिबिंब है। किसका? तो जो सोसाइटी के अंदर जो पब्लिक है उनके विशेष का और एस्पिरेशंस का, यानी कि उनकी इच्छाओं का और उनकी आकांक्षाओं का क्या है, वो एक प्रतिबिंब है, वो है हमारा संविधान। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम एक प्रॉपरली डिफिनेशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि सरकार चुनेगी कैसे, यानी कि सरकार चुनने की प्रक्रिया, पब्लिक के पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है, गवर्नमेंट की पावर की लिमिटेशन, पब्लिक के फंडामेंटल राइट, ये सब जो प्रोवाइड कराता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक कंट्री किस तरीके से डेवलप करेगी, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, वो डिफाइन किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा किया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि किसके प्रिपेयर किया गया था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सोसाइटी। और किसके द्वारा उसको प्रिपेयर किया गया था? जो भी समाज के प्रतिनिधित्व थे उनके द्वारा इसे डिजाइन यानी कि लिखा गया था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था वो हुआ था 26 जनवरी 1949 को। लेकिन हमने जो अपना संविधान है पूरी तरीके से कब लागू किया था? इसे हमने किया था 26 जनवरी 1950। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हो गया था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से लिखित रूप से तैयार हो गया था। हमने उसे एडॉप्ट यानी कि फोर्स में कब लाया, इम्प्लीमेंट कब किया, वो किया था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट में कब स्टार्ट हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और तब से लेकर के आज तक जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी फंक्शंस किए जा रहे, जो भी काम किया जा रहा है, वो किसके अंदर? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेम वर्क है उसी के अंडर में रह करके आज हमारी कंट्री में जो भी वर्क होता है वो सारे काम किए जाते हैं। 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे वो क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है जो कंट्री के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। यानी कि अगर हम डायरेक्ट वे में बात करें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, वो अमेंडमेंट नहीं होगा। ये केशवानंद भारती केस में ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो किस तरीके से एक क्या है? एक जीवित दस्तावेज है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से क्या है? एक जीवित है। यानी कि जो यहाँ पे जो वेबिलिटी है इसका मतलब होता है जीवितता, यानी कि एक तरीके से जीवित। किस तरीके से? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चेंजेबल है। वो टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग क्या उसमें अमेंडमेंट करके हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। हमारा जो संविधान है वो कोई भी एक रिटन परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा कहा गया था या लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि
टाइम टू टाइम क्या है, कंट्री की जो उपयोगिता यानी कि जो वर्क है, डिमांड है, जो पॉलिसीज है, वो क्या होती चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होंगे यानी कि जो गवर्नमेंट होगी, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो टाइम टू टाइम कंट्री के सुटेबल के अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, संविधान में चेंज कर सके। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, एक तो परमानेंट डॉक्यूमेंट नहीं है और दूसरा क्या है, गतिहीन नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक जीवित दस्तावेज है। अगर हम इसकी बात करें तो समय के अनुसार यानी कि जब समय पड़े कि संविधान में कुछ चेंज करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए, उस टाइम पार्लियामेंट कर सकती है, मतलब संविधान में वो क्या कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, जो पॉलिटिकल थिंकिंग है यानी कि जो राजनीतिक विचारक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो अमेंडमेंट की बात करें, इज नॉट द मेन बट द नीड ऑफ द आवर, यानी कि वो जरूरी नहीं है यानी कि वो आवश्यक नहीं है, लेकिन समय के अनुसार उसे चाहे तो बदला जा सकता है। यानी कि संविधान के पीछे राजनीतिक सोच ये रखी गई थी कि प्रमुख नहीं बल्कि समय के जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। A living constitutions refer to amendment made without changing the basic structure of the constitution, which have the result in a judicial interpretation। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो को किसे बनाता है, ये अमेंडमेंट के थ्रू हमारा क्या बनता है, यानी कि संशोधन के तहत हमारा क्या बनता है, ये एक जीवित दस्तावेज बनता है। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या करे, चेंज कर दे। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए अमेंडमेंट किया जाएगा, जिसका परिणाम न्यायिक व्याख्या के कारण होगा। As a living constitution, it responds to experience that arise from time to time in various situations। यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कब देखने को मिलता है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक जीवित दस्तावेज है, जब हमारी कंट्री में क्या है, जब टाइम टू टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज जो है वो क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, द सुप्रीम कोर्ट इज द मैटर ऑफ रिजर्वेशन विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड 50%। यानी कि हम अगर उदाहरण देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो रिजर्वेशन जैसा जो मैटर है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 50% के अंदर अंदर या 50% तक ही होना चाहिए। और वो भी किसमें, टोटल सीट्स में, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके उसमें जो सीट्स होते हैं उसमें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब वो 50% से ज्यादा आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है यहाँ पे लचीलापन। क्या होता है यहाँ पे, लचीलापन। लचीला संविधान, लचीला संविधान। लचीला संविधान से मतलब ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इजिली और आसानी तरीके से क्या है, किसी भी कानून को बनाया जा सकता है, उसे हम कहते हैं, या अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी संविधान का मतलब, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो संविधान होता है जिसे हम आसानी से क्या करें, या तो चेंज कर दे या बदल दे, या हम किसी भी नए कानून को हम इजिली उसमें क्या कर सके, ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें जैसे कि चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, चेंजिंग देयर बाउंड्रीज, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब हम कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। किसके द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के।
तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहे, जैसे कि हमने स्टेट का नाम बदल दिया या उनकी बाउंड्री चेंज कर दी, तो ये सब हो जाएगा हमारे सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो जैसे कि कैन बी ए चेंज अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर पास बाय द बोथ हाउसेस, यानी कि जब दोनों हाउसेस के अंदर 51% से ज्यादा वोट मिल जाता है, तो उस टाइम पे उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, और उस टाइम पे वो इजिली अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो दुनिया का जो सबसे लचीला संविधान है वो है किसका? ब्रिटेन का। किसका है? तो ब्रिटेन का। दुनिया का सबसे ज्यादा जो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान के, तो वो है ब्रिटेन का। और दुनिया का जो सबसे हार्ड यानी कि जो सबसे कठोर संविधान है, अगर हम कठोर की बात करें, तो वो है हमारा यूएसए का, जिसमें अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा टफ पड़ जाता है। अब बात करते हैं रिगिडी कॉन्स्टिट्यूशन। रिगिडी का मतलब होता है यहाँ पे कठोर संविधान। कठोर संविधान। और कठोर संविधान जैसे कि अगर हम बात करें, सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस टू पार्लियामेंट टू चेंज, सम रिक्वायर्स मेजोरिटी एज वेल एज द सपोर्ट ऑफ अमेंडमेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर हम रेगेडी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी कि जो कठोर संविधान है उसकी बात करें, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसे अमेंडमेंट करने के लिए क्या है, दोनों हाउसेस में क्या है, 2/3 वोट चाहिए, यानी कि 75% से ज्यादा इसमें वोट चाहिए, प्लस 50% से ज्यादा जो स्टेट हैं, लेजिस्लेचर है, उनके भी इसमें क्या चाहिए, तो वोट्स चाहिए, तब जाकर के हम उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो क्या है, एक तो फ्लेक्सिबल है और प्लस रिगिड, दोनों देखने को मिलता है। यानी कि लचीलापन भी है और हमें कठोरता दोनों देखने को मिलता है। और अगर हम सबसे कठोर संविधान वाले देश की बात करें, तो वो कौन सा है, हमारा यूएसए। कौन सा? यूएसए। और ये दोनों ही हमें हमारी संविधान में देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है, जो समय समय पे क्या है, आवश्यकता के अनुसार, कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, उसमें कानून बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान में चेंज कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट स्टार्ट ओनली विथ पार्लियामेंट, यानी कि अगर हम बात करें, तो जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत कहाँ होती है, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही होती है। और जो हमारी अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 368 में दिया गया है कि संविधान के अंदर किस तरीके से चेंज किया जाएगा, किस प्रोसेस से चेंज किया जाएगा, वो लिखा गया है किसके अंदर में, आर्टिकल 368 के अंदर में। अमेंडमेंट डू नॉट मीन दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी चेंज, यानी कि अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि वह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, यानी कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके पार्लियामेंट संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी पार्ट को वो क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिगिडिटी इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि हमारा जो संविधान है उन दोनों में हमें क्या, हमारे संविधान में क्या है, दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आसानी से चेंज कर सकते हैं, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसको चेंज करने के लिए, जिसमें चेंज करने के लिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। आज के बाद अगर हम बात करें, तो आज 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, यानी कि टोटल बात करें तो 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द राइट टू सेंड इट फॉर अ रिकमेंडेशन, यानी कि अगर हम बात करें इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है संविधान संशोधक विधेयक, इसे हम हिंदी में कहते हैं संविधान, संविधान संशोधन।
संशोधक विधेयक, यानी कि हमारा जो CAB है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में राष्ट्रपति को पूर्ण विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं रहता। तब इसे हम कहते हैं, अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल रहता है, इसमें प्रेसिडेंट के पास भेजने का कोई भी अधिकार, मतलब बिना जो रिकमेंडेशंस के लिए उसे भेजने का अधिकार नहीं रहता। अब बात करते हैं वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, संविधान के अंदर, अगर हम बात करते हैं संविधान के अंदर किस तरीके से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं उसके बारे में। अगर हम मॉडिफिकेशंस मेथड की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, दो तरीके से अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशंस लाया जा सकता है। पहला है हमारा सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी जो कि संसद के अंदर ही लाया जाता है, और दूसरा होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी। अगर हम सिंपल मेजोरिटी की बात करें, जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस में कितने वोट चाहिए होते हैं, 51% वोट चाहिए होते अमेंडमेंट करने के लिए। अगर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करें, इसमें दोनों हाउसेस में 2/3 बहुमत प्लस 50, मतलब आधे से ज्यादा, यानी कि 50% से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होने चाहिए, बहुमत होने चाहिए। क्या चाहिए, बहुमत चाहिए। तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। और काफी टाइम पे जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कलेक्ट कर पाना टफ पड़ जाता है, यानी कि कठिन काम पड़ जाता है। तो इसीलिए जैसे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो GST ऐड किया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो उसमें क्या है 50%, यानी कि जो 50% जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा क्या है, बहुमत पहले प्राप्त की गई थी। फिर पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत क्या लिया गया था, तो हासिल किया गया था। तब जाकर के हमने GST को अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। तो जो हमने GST इम्प्लीमेंट किया था वो किया था हमने स्पेशल मेजोरिटी के तहत। और सिंपल मेजोरिटी सिर्फ क्या, दोनों हाउसेस में 51% वोट ला करके, वोट कलेक्ट करके हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा, इस तरीके से संविधान में जो संशोधन है वो किए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोविंशन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि वो सारे तरीके, वो कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हम संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्य का निर्माण। दूसरा, चेंज इन द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट, यानी कि अगर हम बात करें किसी भी राज्य का जो सीमा है उसको बदलना, घटाना या बढ़ा देना, और स्टेट का नाम बदलना। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, यूनाइटेड प्रिंसेस, अब क्या प्रोविंस, अब कर दिया गया है उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, उत्तरांचल था, उत्तरांचल से क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। उड़ीसा का भी नाम हमने बदला, जैसे पहले उड़ीसा था अब उड़ीसा कर दिया। तो ये सब जो नाम चेंजेस किए गए हैं, ये किसके द्वारा किया है, हमने सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हमने नाम चेंज किया है और बाउंड्री चेंज किया है। अगर हम बात करें जैसे कि सन 2000 में बिहार से स्टेट होकर के झारखंड एक नया स्टेट बना था, और उत्तराखंड से, मतलब वो उत्तर प्रदेश से उत्तर के दिशा में क्या है, एक राज्य अलग होके बना था जिसे हमने कहा उत्तराखंड। तो जो नए स्टेट का जो क्रिएशन किया गया था वो भी किया गया था एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। क्रिएशन और ऑब्लिगेशंस ऑफ अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, यानी कि क्रिएशन मतलब होता है निर्माण करना, अबोलिशंस का मतलब होता है मना कर देना, यानी कि इनकार कर देना। अगर हम इसमें बात करें कि जैसे कि राज्य में जो उच्च सदन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो अपर हाउसेस है, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं स्टेट के अंदर, वो लाना या हटाना, ये भी क्या है, एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है। अगर बात करें जो सिटीजन्स है उनके साथ जो ट्रीटमेंटेशन होगा, जो सिटीजनशिप के साथ, यानी कि नागरिकता के प्रतीक व समाप्ति, यानी कि जो सिटीजन्स किसके द्वारा
मिलेगा और किस तरीके से सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ये भी अमेंडमेंट किया जाएगा हमारा सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अगर जो कार्य क्षेत्र है यानी कि जो क्षेत्र अधिकार है उसको बढ़ाना भी हम किसके तहत करते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी के तहत ही किया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहें कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो क्या हो, उसमें इंक्रीज आए, तो उसको हम किसके तहत कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के तहत हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में इस बेसिस पे ला सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे प्रोविंस फॉर अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, जिसमें कि आधे से ज्यादा स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेथड ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके प्रक्रिया में अगर हमें चेंज करना हो तो वो कैसे चेंज होगा, तो वो होगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल पावर एंड द स्टेट, यानी कि अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें उसका जो बंटवारा होगा, उसके कार्य क्षेत्र का जो बंटवारा किया जाएगा कि किसके पास कितनी शक्तियां रहेंगी सेंट्रल और स्टेट में, तो इसके लिए भी क्या किया जाएगा, संविधान में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही क्या किया जाएगा, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है सेंट्रल और स्टेट में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो राज्य के जो प्रतिनिधित्व है, जिसे हम कहते हैं क्या, राज्य के अंदर में जो प्रतिनिधित्व है उससे रिलेटेड भी हम जो चेंजेस करना हो तो वो किसके तहत कर सकते हैं, हम स्पेशल मेजोरिटी के तहत कर सकते हैं। अगर आप बात करें डिफरेंस क्या है आखिर सिंपल मेजोरिटी और मतलब स्पेशल मेजोरिटी में, तो इसमें पहला अंतर यह आता है वोटिंग का, यानी कि इसमें मात्र 51% से ज्यादा वोट चाहिए और इसमें चाहिए 75%, और प्लस हाफ ऑफ स्टेट में जो लेजिस्लेचर है उसके सपोर्ट, तब जाके क्या किया जा सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी के तहत चेंज किया जा सकता है। ये दो बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं जो आर्टिकल 368 है वो कहता क्या है। हमारा जो आर्टिकल 368 है उसमें ये कहा गया है कि जो संसद है वो अपने संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संसदीय शक्ति को क्या कर सकता है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कर सकता है और उसे लागू कर सकता है। और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि अगर हम बात करें किसमें, जो आर्टिकल हमारा 368 है उसमें ये लिखा गया है कि जो निर्धारित प्रक्रिया यानी कि जो रिटर्न प्रोसेस है, यानी कि सॉरी जो प्रोसेस रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने का, या जो अगर हम बात करें किसके बारे में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है कि इन सबको वो क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस विद द प्रोसीड्यूर लेड डाउन दिस आर्टिकल, यानी कि इसे निरस्त भी किया जा सकता है। अगर हम सिंपल वे में समझे तो आर्टिकल 368 में इतना लिखा गया है कि इसमें ये पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट्री पावर्स में अमेंडमेंट कर सकती है, रिपील एनी प्रोविंस को कर सकती है बाय ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। अब बात करते हैं कुछ इस अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑलरेडी किए गए। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में। इसमें क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इन द 9th शेड्यूल वाज द एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको किस में रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में रख दिया गया था और उसे संविधान में जोड़ दिया गया था। उसके बाद जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1969 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन ये लिया गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसको अबॉलिश नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती है। 1969 में जो कि हमारा 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें जो वोटिंग एज है वो 18 साल से घटाकर 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। और जो हमारा 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऐड किया गया। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2005 में हुआ था, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है, तो सीट
रिजर्व कर दिया गया। तो इसमें जो हमने सीट रिजर्वेशन जो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिलता है वो मिलता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 1976 में हुआ था, उसमें क्या कहा गया था, जो एड यानी कि जो सर्कुलर वर्ड है, सर्कुलर सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1985 में हुआ था, इसमें प्रोविंशन ऑन डिफेक्शंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। अब बात करते हैं हम वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जो कि रिसेंटली हुए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर या हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें रिसेंटली क्वेश्चन पूछते हैं जो करंट में बने हुए रहते हैं। तो हम इसमें 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेकर के 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक की बात करें। जो हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 2015 में किया गया था, 31 जुलाई 2015 में, इसमें जो अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें किसमें अमेंडमेंट किया गया था, संविधान के पहले शेड्यूल में संशोधन किया गया था। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारा और जो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट था उसको हमने क्या है तो सॉल्व किया था, किसके तहत, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत। फिर जो हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कि 1 जुलाई 2017 में हुआ था, उसमें हमने कुछ आर्टिकल्स ऐड किए थे, जो था हमारा 246A, 269A, 279A और हमने आर्टिकल 268A क्या है उसे डिलीट कर दिया था। यानी कि 268 को क्या है हमने इसमें डिलीट कर दिया था और कुछ अमेंडमेंट को हमने क्या है 7th शेड्यूल में और 6th और 7th शेड्यूल में हमने ऐड किया था। और इसमें इसी के तहत, इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने क्या अपनी कंट्री में जीएसटी को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और जो हमारा 102वां संविधान संशोधन था जो कि 11 अगस्त 2018 में किया गया था, इसमें क्या किया गया था, जो आर्टिकल 338B, 342A इसको हमने क्या है ऐड किया था। और जो जिसमें और क्या किया था 26C भी हमने क्या है ऐड किया था। जो मॉडिफिकेशन था हमारा 338 और 366 इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। और जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराई थी। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था जो कि 12 जनवरी 2019 में किया गया था, इसमें आर्टिकल 15 है ना उसको अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि उसको संशोधित किया गया था। और आर्टिकल 16 को उसमें क्या जोड़ा गया था, कुछ ऐड किए गए थे, यानी कि 10% रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और जो 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 25 जनवरी 2020 में किया था, उसमें हमने आर्टिकल 334 को अमेंडमेंट किया था। इसमें क्या किया था, तो एससी और एसटी के लिए लोकसभा में और जो स्टेट असेंबली है उसमें 7th ईयर to 8 ईयर्स के लिए क्या है तो जो रिमूव कर दिया था उन सेट्स को, उसमें क्या किया 7th ईयर के लिए इसमें रिजर्वेशंस प्रोवाइड करा दी गई 7th और 8th ईयर के लिए। और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, उनके सीट जो रिजर्व थे उनको हमने रिमूव कर दिया। और 2000 जो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे वो किया गया था 10 अगस्त 2021। इसमें हमने क्या है आर्टिकल 338B, 342A, 366 इसमें हमने अमेंडमेंट किया था। इसमें से दोबारा से हमने रिस्टोर कर दिया था पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस और जो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड है उससे रिलेटेड। और अमेंडमेंट जो किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था 11 मई 2021, उसे हमने क्या किया था, इम्पावर्ड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा इसमें जो कहा गया था, जो हमारा जो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें हमने तीन आर्टिकल में क्या किया था, चेंजेस किया था, 338, 342A, 366। फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के अंदर किया गया है। आर्टिकल 368 क्या कहता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी किसे कहते हैं, मॉडिफिकेशंस मेथड हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उसको समझा, रिगिडिटी यानी कि कठोर संविधान किसे कहते हैं,
लचीला संविधान किसे कहते हैं, हमारा संविधान एक जीवित कैसे है और संविधान किसे कहते हैं उसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब इसे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपना लास्ट चैप्टर जो क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट चैप्टर है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।